मैं डॉक्टर अंजू शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ मैं। हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कवर करेंगे आज। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सेकेंड ईयर में आप लोग क्या पढ़कर आए हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप लोगों ने जो पढ़ी है तो आप डिटेल में ये देखकर आए हैं कि किस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने डिटेल में पढ़ी है। आप लोगों ने डिटेल में देखा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सक्सेसफुल रही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को बताने में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझाने में और ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड्स को समझाने में। सक्सेसफुली सिस्टमेटिकली बहुत अच्छी तरह से ये थ्योरी समझाता है। इसके बावजूद भी कुछ कमियां रह गई, जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग जब देखते होंगे तब आप लोगों ने महसूस किया होगा कि ये कमी रही इस बॉन्डिंग में। तो नया कुछ स्टार्ट करने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कमी रही और उसके लिए कौन सी नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो पहली कमी है उसको आप लोग देखिए। शॉर्ट कमिंग्स जो है, सबसे पहली है कि ट्रांजिशन मेटल आयंस जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स देते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, ये थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं समझा पाई कि ट्रांजिशन मेटल आयंस जो है वो क्यों कलर्ड कंपाउंड्स देते हैं। दूसरा शॉर्टकमिंग था कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी जब आप n-1d ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब आप आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थ्योरी वीबीटी नहीं बता पाई कि कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब आउटर ऑर्बिटल बनेगा और क्यों बनेगा। तीसरी कमी रही इस थ्योरी में कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी नहीं दे पाई। मात्रात्मक विश्लेषण वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसकी शॉर्टकमिंग है डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, यानी विकृत ज्यामिति वाली जो संरचनाएं हैं उसके बारे में ये थ्योरी अच्छी तरह से नहीं समझा पाई। नेक्स्ट हम देखेंगे कोबाल्ट और कॉपर के केस में इसकी जब ज्योमेट्री हमने पढ़ी तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो कि हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब कॉपर के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते हैं जिस तरह से कि कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस करते हैं। तो दोनों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है, और ये जो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हमें ये भी देखना होगा when electron goes to higher energy level or orbital, then from where this energy comes, कहाँ से ये ऊर्जा आ रही है। 3d से 4d ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, और अगर इस केस में आ रही है कोबाल्ट और कॉपर के केस में, तो बाकी केसेस में ये एनर्जी क्यों नहीं काम कर रही है। नेक्स्ट इज एनर्जी चेंज आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जब कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसकी एनर्जी में परिवर्तन होता है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और उसका क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं था वीबीटी के द्वारा। मात्रात्मक विश्लेषण जो है, कैलकुलेशन है, वो वीबीटी के द्वारा नहीं किया जा सका। नेक्स्ट इज यहाँ पर वीबीटी में मेटल आयन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि क्या उसकी प्रकृति होगी, कितने नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को प्रभावित करेंगे। पर ऐसा नहीं है, लिगेंड की भी बराबर की अहमियत होती है। जब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनता है, तो जितनी अहमियत ए की है उतनी ही बी की है। लिगेंड पे इतना वीबीटी ने जोर नहीं दिया। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम, रिएक्शन रेट यानी अभिक्रिया की गति, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्रियाविधि को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई। और लास्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ताप पर जो निर्भरता होती है पैरामैग्नेटिज्म की,
वो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई। अब प्रश्न ये उठता है कि जो थ्योरी इतनी सक्सेसफुली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन समझा पाई, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझा पाई। आप जानते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और सॉरी पैरामैग्नेटिक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो, और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक होगा। ज्योमेट्री को समझा पाई। आपने देखा कई तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3 sp3d2n सो ऑन। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स की संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके बॉन्ड एंगल को अच्छी तरह से समझा पाए। अब उसमें ये इतनी सारी कमियों के बाद में फिर ये हमें देखना है कि किस तरह से इन कमियों को दूर किया जा सके। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई, जिससे कि ये कमियां दूर कर पाए। फर्स्ट ईयर में आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख चुके हैं डिटेल में। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को बेसिक आइडिया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, डिफरेंट उसके पॉस्टुलेट्स हैं, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताती हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे कि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि sp3d या sp3 इस तरह के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। वहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा, ज्योमेट्री डिपेंड करेगी कितने लिगेंड्स हैं जो कि मेटल आयन को अप्रोच कर रहे हैं। आपकी जो ज्योमेट्री है उसी पे डिपेंड करने वाली है, और अलग अलग डायरेक्शन से। सपोज आप देखिए कि 4 लिगेंड्स हैं जो कि मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, तो उस केस में 2 संभव हैं, या तो आपका टेट्राहीड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर 6 लिगेंड्स हैं तो उस की स्थिति में क्या होगा कि ऑक्टाहीड्रल ज्यामिति ही संभव है। 4 कॉर्नर पे एक ही प्लेन में लिगेंड्स होंगे, एक तल से ऊपर होगा और एक तल से नीचे होगा। तो अलग अलग ज्यामिति नंबर ऑफ लिगेंड्स पे निर्भर करेगी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।